दीन खतरे में है, जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है जिहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद। कि वो जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, भले किसी और को ना माने, भले ही वो नास्तिक हों, एथिस्ट हों, उनके लिए काफिर हैं और काफिरों को खत्म करना है। उनका मानना है कि ये जो जन्म हुआ है, जो लाइफ है, जस्ट टू प्रोपेगेट और इस्लाम को बढ़ाने के लिए किताब की एक एक बातें बताते हैं जो तुम जैसों की समझ में नहीं आने वाली, इसलिए कि तुम काफिर हो। आका ने कहा शहादत के बाद जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी। कभी कभी घटना होती है, हाँ, जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, वो कश्मीर की बात हो या कहीं, उसके जनाजे में कितने लोग शामिल होते हैं? हजारों हजार। लेकिन इन घटनाओं की मजम्मत करने के लिए, इनकी निंदा करने के लिए कौन कौन खड़ा होता है? और लगातार तबलीगी जमात से लेके इस तरह के बहुत सारे संगठन देश में रहे हैं जिन्होंने कट्टरवाद को बढ़ाया है। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। एक लिबरल वर्ग भी है, चाहे हिंदुओं की बात करें चाहे मुसलमानों की बात करें। उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मजहब को? नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय हर एक भारतीय के मन में कहीं ना कहीं गूंजता है, मतलब आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान जो हालात हैं, एक दूसरे के प्रति असुरक्षा की भावना जो तेजी से बढ़ती जा रही है। तो क्या हमारे देश की प्रतिरक्षा की इम्यूनिटी की हम बात करें या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, पहले से हम बेहतर हुए आतंकवाद के मामले में, या फिर 1990 के दशक के आसपास की स्थिति में ही हैं? और इस्लामिक आतंकवाद क्या है और इसको लेकर जो बातें हो रही हैं, चाहे वो पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, और राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व IAS वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी सोशल मीडिया में इन दोनों काफी चर्चित रहते हैं, वो अपनी पोस्टों की वजह से, जिसमें राष्ट्रीयता का कहीं ना कहीं भाव रहता है, और खासकर यूथ के बीच में आप बहुत चर्चित हैं। और मेरे साथ सवाल पूछेंगे, कुछ और चर्चा को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष श्रीवास्तव जी। तो सर, पीयूष जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी मैं आपकी सोशल मीडिया में एक पोस्ट देख रहा था जिसमें बहुत सारी बातें मुझे दिखाई दी, जिसमें से एक अभी हाल ही में जो बम विस्फोट हुए हैं जी, उसका आपने जिक्र किया है, और फिर आपने ये बताने की कोशिश की है कि ये आतंकवाद जो है कि ये किस तरह से तैयार होते हैं आतंकवादी, और आपने ये भी कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो इस तरह की बात करते हैं उनको भी आपने जवाब दिया है, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। सीधे सीधे भारत में जो आतंकवाद की परंपरा रही है, और ख़ास करके ये अगर हम भारत की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद की बात करते हैं, और लगातार तबलीगी जमात से लेके इस तरह के बहुत सारे संगठन देश में रहे हैं जिन्होंने कट्टरवाद को बढ़ाया है। और कट्टरवाद को क्या बढ़ाया है, तो कोई कुरान में किसी ने कोई तब्दीली तो की नहीं है। कुरान तो वही है जो आरंभ में लिखा गया था 1350 साल पहले या जितने साल पहले, तो वो तो अपरिवर्तनीय है, अनअमेंडेबल है, अनअल्टरेबल है, अनक्वेश्चनेबल है। तो वो तो अरबी में जो लिखा गया, इसीलिए अरबी में लोग पढ़ते हैं, अरबी में नमाज पढ़ते हैं, अरबी में ही आयतें पढ़ते हैं, समझते हैं। उसकी भाषा तक को बदलने को नहीं तैयार हैं लोग, तो उसका जो कंटेंट है, इंटेंट है, शब्द हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो ये जो बात करते हैं कि कट्टरवाद कुछ लोग फैला रहे हैं, इस्लाम में कट्टरवाद बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही बेमानी बात है। सच तो ये है कि कुरान में और इस्लाम के हदीसों में खूब इस तरह की चीज़ें हैं जो लगातार आरंभ से है, कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि एक शब्द उससे कोई हटाने को तैयार नहीं है। तो उसमें तो 2500 ऐसे आयते हैं जिसमें कहा गया है कि वो जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, भले किसी और को ना माने, भले ही वो नास्तिक हों, एथिस्ट हों, उनके लिए काफिर हैं, और काफिरों को ख़त्म करना है और पूरे विश्व में इस्लाम का निज़ाम कायम करना है ताकि शरिया के कानून के हिसाब से दुनिया चले। और उनके लिए राष्ट्र तो कोई है नहीं, देश कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, इस्लामिक ब्रदरहुड है, जिसको उम्मा कहते हैं। और इस तरह से जब पूरा सिद्धांत वहाँ से आता है, वो किसी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं वहाँ, जब किसी और की स्वीकारता नहीं है। एक ही चीज़ है, सब्जुगेशन,
सबॉर्डिनेशन टू इस्लाम, और तभी आप को बर्दाश्त किया जाएगा। अदरवाइज तो आपको ख़त्म करने का है, और पूरा ख़त्म करने का जो साजिश है वही जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसको नाम दे दिया जाता है। कभी आतंकवाद कहते हैं, बहुत सारे फिर आतंकवादी संगठन का नाम देते हैं, अल कायदा हो या कोई भी हो, सभी के पीछे वही विचारधारा है, वही लर्निंग है। लोग कहते हैं कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, कि क्या पढ़ाया जाता है? मदरसों में पढ़ाया जाता है या सीरिया और ईरान के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जब इस्लामिक स्टडी जो है तो उसका तो बेसिक है ना कुरान, और जब कुरान पढ़ेंगे तो वही है, और कुरान से जो चीज़ें निकलती है आप इसको न फंडामेंटलिज्म कह सकते हैं, न कट्टरवाद कह सकते हैं, ये बेसिक नेचर है इस्लाम का। देखिए सर, अपने आप को खत्म कर लेना, सुसाइड बम जी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी उमर का आपने वीडियो डाल के ये बताया था कि उसने पहले एक वीडियो बनाया था, तो ये तो बहुत ना कहना चाहिए कि आत्मघाती कदम है। ये कहाँ से इनको शिक्षा मिलती है? कोई भी मजहब की अगर मैं बात करूँ, अपने आप को ख़त्म कर लेना, ये बहुत बेसिक है इस्लाम का। इस्लाम में बहुत क्लियर है कि एक ही बार जन्म होता है, एक बार मृत्यु होती है, और ये जो लाइफ है उनके लिए ये फना एक बुलबुला की तरह है। ये बुलबुला ख़त्म हो जाएगा, उतना ही इसकी तुलना वो करते हैं। और उनका मानना है कि ये जो जन्म हुआ है, जो लाइफ है, जस्ट टू प्रोपेगेट और इस्लाम को बढ़ाने के लिए और विश्व में इस्लाम का निज़ाम कायम हो, इसके लिए वो बने हैं। और इसके लिए उन्हें बलिदान होना है, शहीद होना है। और शहादत जो कुरान में लिखा है उसका सीधे से अर्थ है कि अल्लाह की राह पे चलते हुए या अल्लाह है इस बात की गवाही देने के लिए अपने को समाप्त करना ही शहादत है। ये बेसिक डेफिनेशन है। और जब आप, चूंकि ये लाइफ तो कुछ है नहीं, इस लाइफ में कुछ नहीं मिलना है, जो कुछ मिलना है मरने के बाद और जन्नत में। आप इस्लाम की राह पे मरोगे, शहीद होगे, अपने को बम से उड़ाओगे, सुसाइड बॉम्बिंग का कारनामा करोगे, तो फिर आपको जन्नत अता की जाएगी। और जन्नत में क्या मिलेंगे सबको पता है, 72 हूरें, और वहाँ पे शहद का, दूध का और मीठे पानी का दरिया बह रहा है। वहाँ पे वो लौंडे जिनकी उम्र नहीं बढ़ती है, वो तस्तरी में दुनिया की बेहतरीन शराब और बेहतरीन चिड़ियाँ सर्व करते हैं। ऐसे ही वो डिफाइन किया गया जन्नत, इसके लिए करते हैं वो। ये बिल्कुल आप जिस तरह से अपन बात कर रहे हैं, ये तो बात हो गई कि हम आंतरिक रूप से इसको इस तरह से समझते हैं, जो इतिहास के साथ या हमारे किताब के साथ हम इसको समझते हैं। तो क्या आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से आतंकवाद को बेचा जा रहा है, या कह लीजिए कि चॉकलेट हीरोज जिस तरह से पॉपुलर हो रही है आर्मीज, अभी रिसेंट के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इंटर कंट्रीज में, उनमें ये पॉपुलर हुआ कि प्राइवेट आर्मीज हैं जो यहाँ आकर के उस तरह से काम करती हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये फॉरेन जो इंटरवेंशन है इधर आतंकवाद को लेकर, भारत के अंदर जो सोसाइटी है जिस तरह से वो मिलकर रहती थी, वो कल्चर तो अब नहीं है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस सभी महसूस करते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं बाहरी ताकतें जो हैं, बाहरी देश जो हैं, सिर्फ पाकिस्तान या हमारे पड़ोसी देशों की नहीं, और भी बड़ी ताकतें जो है इस पर कोई रोल अदा करती? ये सही है कि इंटरनेशनल लेवल पे ना कोई दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हैं, वो पश्चिम के देश हों या और कोई भी देश हों। लेकिन बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक माहौल, बेसिक इकोसिस्टम कौन देता है? ये इस्लाम देता है। और जो प्रदेश की बात करें, हम कोई इस्लामिक कंट्री की बात करें, वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया, इराक या कोई भी हो, तो वहाँ तो कंट्री का कोई मतलब है नहीं। हाँ, हम देश की, वहाँ देश जैसा और राष्ट्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा फिलोसोफर है अल्लामा इकबाल, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि इस्लाम को कमज़ोर करता है राष्ट्र, इसलिए नेशनहुड, देश की आवश्यकता है। पूरे दुनिया का जो मुसलमान है एक साथ उम्मा बनाता है, और वही ब्रदरहुड है, और पूरे दुनिया पे वही राज करेगा। तो उम्मा ही महत्वपूर्ण, उनके देश और कंट्री नेशन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वास्तव में वो इस्लाम को मानने वाला किसी भी देश में हो, भारत में हो या मिडिल ईस्ट में हो या अमेरिका में रहने वाला हो, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हो, सभी के विचारधारा में कॉमननेस है, उनका नेटवर्क है। और जो भी एक्टिवली करते हैं, जो इस्लाम की राह पे अपने को कुर्बान करते हैं, तो उनका एक खतरनाक नेटवर्क है।
सर अभी चर्चा जो हो रही थी तो उसमें एक बात और समझ में आएगी, अंतर्राष्ट्रीय जो इनके संबंध हैं, जो हमारे यहाँ आकर देश में वारदात को अंजाम देते हैं, स्लीपर सेल जो है या जो घर के अंदर जो लोग एक्टिव हैं, उनको आप किस कैटेगरी में रखते हो? ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो भारत में इस्लामिक संगठन और लेफ्ट दोनों एकजुट हो गया है और ये कवर अप करते हैं, कभी कवर फायरिंग करते हैं। हाँ, जैसा भी देखो आपकी ये नबी का जो खुद का वीडियो आया जिसमें कह रहा है कि इस्लाम में शहादत है और मुझे पता है मैं कहाँ कब क्या किस तरह से शहीद अपने को करने वाला हूँ। इसके बाद फिर कवर करने वाला इस तरह के जो लोग हैं देश में, हाँ, उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं ये तो गलत है, इसने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए शहादत को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। और हालांकि शहादत तो है, वो बोल रहे हैं कि आत्महत्या गलत है। अगर आत्महत्या की बात करें, आप अपने को किसी विचारधारा के लिए कुर्बान कर रहे हो तो आत्महत्या और कुर्बानी में बहुत अंतर नहीं है। हाँ, तो कवर करके उसको लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस्लाम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, ये गड़बड़ी इन भटके हुए लोगों में है और वो भटके हुए लोग जिन पे कभी कश्मीर में या कहीं जुर्म हुआ तब हुआ। जबकि मजे की बात है कि कश्मीर में कौन सा जुर्म हो रहा है भाई मुसलमानों पे? वहाँ पे जिन पे जुर्म हुआ वो तो वहाँ से भाग गए सब हिंदू और पंडित लोग। अगर इसके कारण टेररिस्ट बनना था तो कश्मीरी पंडित को पहले टेररिस्ट बनना था, वहाँ से तो सब भगाए गए। उल्टा आप देखो तो कितना बड़ा बजट देश का कश्मीर में जाता है। सब्सिडी किसी भी योजना में जो वहाँ दी जाती है वो देश के दूसरे हिस्सों से बहुत ज़्यादा इस तरह का फंडिंग हो रहा है, देश ध्यान रख रहा है। तो ये वर्षों से आज़ादी के बाद से सैकड़ों साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद से अपीसमेंट की पॉलिसी भी कश्मीर में चलती रही है। अच्छा, इसमें एक और समझने वाली बात है कि अब तो वे लोग आ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, टेक्निकली एजुकेशन लिए हुए हैं। चाहे हम बात करें अभी हाल ही में 3 जो ब्लास्ट हुए वो सब डॉक्टर्स थे। हाँ, ये बेसिकली जो बचपन में मदरसा के माध्यम से या इस्लाम का जो बेसिक टेनेंट है उसमें जो सिखाया गया है, आपकी ज़िंदगी तो शहादत के लिए है और जब शहीद होगे, इस्लाम के राह पे चलोगे, ईमान के हिसाब से चलोगे, जिसको कहते हैं ईमानदार होगे इस्लाम के लिए, फिर आपको जन्नत अता किया जाएगा। तो ये जन्नत के लिए और 72 हुरों के लिए सब मर रहे हैं और फट रहे हैं। इनको पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी से क्या लेना? डॉक्टरी से कितना कमा लेंगे? हाँ, 25-50 लाख कमा लेंगे, 1-2 करोड़ रुपए कमा लेंगे, लेकिन इनको तो जन्नत चाहिए, जन्नत का वो सवाब चाहिए। उसमें भी जन्नत के कई लेवल हैं, उनको जन्नत कैटेगरी है अलग, जी, अलग अलग कैटेगरी है और अलग अलग स्तर पे जाकर के उनको वो सवाब मिलेंगे। जी, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेन वॉश होता है शुरुआत में ही मदरसे जैसे स्थानों में होता है, मदरसा, तो क्या है वहाँ ब्रेन वॉश होता है? आपको लगता है सर कि वहाँ ये सब चीजें ये मदरसा इटसेल्फ की बात नहीं करें, ये तो बेसिक इस्लामिक जो सिद्धांत हैं वो इस्लामिक सिद्धांत के बाहर कुछ मदरसा में थोड़ी बताया जाता है। तो हम सभी इस गफलत में पड़े रहते हैं कि फलां आतंकवादी संगठन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ फलां फिरके ने कर दिया। ये सब बेकार की बातें हैं। कुरान में कुछ शब्द हटवाने की आवश्यकता है जिसके कारण ये वैमनस्य है गैर इस्लामियों से। वो काफिर हो, लिखा गया काफिर को खत्म करो, हाँ काफिर से दोस्ती मत करो, ये सारी चीजें ऐसे करीब 24-25 आयतें हैं। अगर उसको बदल के हटा दिया जाए तो फिर ये सुधार आ सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये जो PFI और सिमी जैसे संगठन जो भारत में सक्रिय रहे हैं, तो इनका क्या मोटिव है? ये सबका मोटिव एक ही है, पूरे विश्व में इस्लाम का निज़ाम कायम करना, और उसके लिए जो सबसे डिफिकल्ट इनके लिए रहा है वो है भारतवर्ष। 1400 सालों में ये 6-6 महीने, साल भर, 5-5 साल में जिस देश में गया वहाँ कन्वर्ट कर दिया। 5 साल में पूरा का पूरा जोरास्ट्रियन वाला जो देश था पर्सिया, पूरा ईरान हो गया था, फुल इस्लामिक हो गया। भले वहाँ सिया हैं चाहे जो हैं, लेकिन पूरी तरह इस्लामिक हो गए। इसी तरह कुछ साल में सीरिया हो गया था, इराक हो गया था, सभी देश। इन्होंने तो 400 साल तक स्पेन पे अरबी शासन, इस्लामिक शासन कायम करे रखा, लेकिन भारत अड़ा रहा। यहाँ के मूल्य और यहाँ के रिजिलियंस, यहाँ की प्रतिबद्धता अपने संस्कारों के प्रति
मर के, जान दे के, अपने देवताओं को घरों में, मंदिरों से हटा के, छुपा के, किस किस जतन से अपने को बचाया यहाँ के लोगों ने। और ये जो उनकी अपने संस्कार और अपने मातृभूमि के प्रति प्रतिबद्धता है वो बहुत गहरी है। इसलिए उनका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब, गजवा का मतलब होता है युद्ध। एक बड़ा युद्ध करेंगे हिंदुस्तान पे पूरी तरह इस्लाम का निज़ाम कायम करने के लिए। और इसका उल्लेख हदीसों में है। ये कहा गया है कि जो गजवाए हिंद में शहीद होगा उसको सबसे पहले जन्नत मिलेगी। इस तरह की बातें पाकिस्तान में खूब सुनते हैं गजवा हिंद के बारे में। गजवाए हिंद के बारे हाँ, वहाँ के तो वीडियो देखिए, छोटा छोटा बच्चा बोलता है कि मेरे को गजवाए हिंद करना है। हाँ, बिल्कुल खुलेआम। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ एक कुछ भी कहिए कि अभी जो भारत में है जो माहौल है, कम से कम एक लिबरल वर्ग भी है, चाहे हिंदुओं की बात करें चाहे मुसलमानों की बात करें, दोनों समाज की बात करें, तो कुछ जो हैं जो इस मामले में बेहतर सोच रखते हैं। राष्ट्रीय भावना उनमें है, कहीं ना कहीं राष्ट्रभाव है। जो कोई भी इस्लाम का ट्रू फॉलोअर है तो राष्ट्र की बात कैसे कर सकता है? उनके सारे फिलोसफर्स कह रहे हैं कि राष्ट्र जो है इस्लाम को डिवाइड करता है। ये साफ साफ क्या है कौन। और अब जब भी कभी घटना होती है, हाँ, जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, वो कश्मीर की बात हो या कहीं, उसके जनाजे में कितने लोग शामिल होते हैं? हजारों हजार। लेकिन इन घटनाओं की मजम्मत करने के लिए, इनकी निंदा करने के लिए कौन कौन खड़ा होता है? अब सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, 5 एग्जाम्पल बता दीजिए किसने इसकी मजम्मत की है, किसने इसकी निंदा की है? मिलेगा नहीं। तो मूल अवधारणा जो है वो तो वही है, वही रहेगा। नाम जो भी दे दिया जाए, नेटवर्क बनाने के लिए नाम देते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक सिद्धांत तो एक और सिर्फ एक है। पाकिस्तान में मैं एक कार्यक्रम देख रहा था जिसमें संघ को, आरएसएस के बारे में काफ़ी कुछ बोला जा रहा था। जैसा आप अभी यहाँ कह रहे हैं, इसी तरह की बातें पाकिस्तान के नेशनल टीवी के डिबेट में वहाँ के वक्ता बोल रहे थे कि जो संघ है वहाँ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। संघ अगर भारत को एकजुट कर रहा है, हिंदुओं को एकजुट कर रहा है, राष्ट्र को बचाने के लिए कृत संकल्प है और विश्व का सबसे बड़ा ये संगठन है, तो उसका विरोध इसलिए करते हैं, उनको डर लगता है इनसे कि यही रोक रहा है। गजवाए हिंद करने में एक बड़ा जो रोड़ा उनको दिखता है वो संघ दिखता है, इसलिए पाकिस्तान वाले ये बातें करते हैं, हालांकि कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। मतलब एक तरह से परसेप्शन बिल्ड करने का काम करते हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने, और हमारे लिए उस तरह के नेगेटिव्स भेजने की कोशिश है कि हाँ, आपका विश्वास कम करने वो अपना काम करें, वो अपना हाँ, काम करें। लेकिन उनके करने से भारत की जागरूकता कम नहीं हो रही है। और टेक्नोलॉजी आने के बाद ये जागरूकता कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। भले ही वो अपना काम कितनी भी तेजी से बढ़ाएं, ये टेक्नोलॉजी का लाभ इस दिशा में देखिए, काफी सारे है। विचारों पर बात करके जिस तरह से अपन देख रहे हैं कि संघ या और भी हिंदूवादी संगठन इन सारी बातों को फंडामेंटली समझते हैं, लेकिन उसके विपरीत अप्रोच में परसेप्शन बिल्डिंग का काम आपको लगता है कि उस ढंग से हो रहा है कि उनके जवाब तैयार किए जाएं, लोगों के अंदर जागरण की बात की जाए? बिल्कुल जागरण हो रहा है। और जागरण की बात अब टेक्नोलॉजी आने के बाद कुछ संगठन भर नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों इंडिविजुअली कर रहे हैं, और उनकी बात लाखों तक पहुंच रही, वैसे जैसे संगठनों की आवाज। सभी की विचारधारा में कॉमननेस है, और वो ये है कि हिंदू राष्ट्र को बचाना है। और राष्ट्र एक ही तो जगह है, कहाँ है हिंदू देश और कहाँ बचा है? हाँ, उसके भी टुकड़े कर दिए गए। कुछ पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था, कुछ पार्ट पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। हाँ, लेकिन जो हमारे हैं उसको तो बचाएं। अगर हिंदू संस्कृति रहेगी तभी हिंदुस्तान रहेगा। जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को मानता है वो सब हिंदू है। और भारतीय संस्कृति परंपरा को जो मानता है वो क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। और क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। लेकिन वो कभी कहते हैं कि काफिर सुखी हो? तो वो हमारी संस्कृति को कहाँ? संस्कृति की बात है ना। जो भारत की संस्कृति, मातृभूमि, जो भारत की मातृभूमि को भारत मानता है वही है ना हिंदू। हाँ, अगर हम नमाज के लिए, हमारा किबला किधर है? काबा की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, हज करने के लिए वहाँ जाते हैं। हाँ, इसको मातृभूमि मानती नहीं है। हम ये लैंड ऑफ ओरिजिन मानते हैं, जो मानता है उसकी मातृभूमि है।
जिनका ये संस्कार है, सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ सभी सुखी हों। हाँ, वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सभी सुखी हों। ये भारत मातृभूमि से पैदा हुआ, उपजा हुआ सभी मतांतर कहता है। आप जैनियों से पूछो, सिखों से पूछो, बुद्धिस्ट से पूछो, सभी कहते हैं। इस बात में सभी का साम्य एक प्रकार का है। तो ये सब एक स्थान के, एक भूमि से उपजे हुए एक तरह के पौधे, एक तरह से पुष्पित, एक तरह के फल दे रहे हैं। लेकिन कोई बाहर का दूसरी विचारधारा फंडामेंटली जो अलग है, हाँ आप उनको अनाज में मिला दो, लगेगा अलग से कुछ पत्थर रखा हुआ है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारत भूमि में रहने वाला जो संस्कृति को मानता है, संस्कृति को फॉलो करता है, हमारे मूल्यों को जानता है, हमारी भूमि को मातृभूमि समझता है, वो सभी हिंदू है। राष्ट्रीय भाव वाली बात करते हैं कि राष्ट्रीय भावना जो है, तो लोगों का तो ये भी कहना, कुछ लोगों का, कि राष्ट्रीय भावना उन सत्ताधारी दल या फिर राजनीतिक दलों का एक हथियार है, एजेंडा है, जो समय समय पर वो उपयोग करते हैं। राजनीतिक बातें राजनीतिक होगी, लेकिन देश सिर्फ राजनीति से नहीं चलता है। देश संस्कृति से चलता है, समाज से चलता है, पारंपरिक ज्ञान से चलता है, लोगों की प्रतिबद्धता से चलता है। तो और डेमोक्रेसी में पहले तो लोग हैं ना, पार्टियां और ये सब तो उसके किसी एक बात को बोलने से, एक जैसे हम कोई आतंकवाद की बात करें किसी धर्म से जोड़कर, तो उसमें ध्रुवीकरण की संभावना या आशंका ज्यादा है, लोग बटेंगे। अब सच के लिए अगर ध्रुवीकरण है तो होना चाहिए। सच से अवगत हो रहे हैं लोग, अब वो गैप कम हो गया है, उस सच से बहुत सारे पर्दे बड़े आराम से हटने लगे हैं। और इसका बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन और श्रेय जाता है सोशल मीडिया को। अभी पता चलने लगा है। हाँ, सच पता चलने के बाद वो क्या शेप लेता है, उसको कुछ भी नाम दिया जाए, सच लोगों को पता होना चाहिए, वास्तविकता से हर कोई अवगत हो कि वास्तविक क्या है, उसके बाद उसका असर जो भी हो। हाँ, सच का असर हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे उसको कुछ भी नाम दिया जाए। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती जो है, घर के अंदर जो एक्टिव हैं, जो उनकी सेल, या कहना चाहिए कि हम टूल किट्स बोलते हैं जिनको, उनको खोजना, उनकी पहचान करना। अभी जैसा अभियान चल ही रहा है, ये घटना हुई दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद, तो अभी तो एक तार की जैसे एक तार करके सामने आते जा रहे हैं, खुलता जा रहा है पूरा मामला। तो बड़े चौंकाने वाली जानकारी आ रही कि ये भी वो संस्थान भी। तो ये तो आपको लगता है, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चुनौती है घर के अंदर। बाहर की बात तो अभी हम कर ही रहे हैं, घर के अंदर जो छुपे हैं उनको कैसे आगे चुनौती है ना, चुनौती बाहर से भी है और घर से भी उतनी बड़ी चुनौती अंदर से भी। और इस चुनौती का सामना करने के लिए अब भारत बेहतर तरह से तैयार है। उसका कारण यह है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई है, अब हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें कभी भी लॉबिंग करने की आवश्यकता होती है तो हम बेहतर लॉबिंग करते हैं, और इस दृष्टि से हम सक्षम हैं। हम एक साथ पश्चिम के देशों से भी अच्छे संबंध रख रहे हैं, इस्लामिक देशों से भी संबंध रख रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कब किसका कहाँ यूज़ करना है, भारत को पता है। कहाँ शक्ति दिखाना है, कहाँ किनको क्या जवाब देना है, अब भारत सक्षम है आज की तारीख में। और जब सक्षम है तो हम बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और वे लोग जिनके गलत इरादे हैं, अब वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सर, इतना विशाल देश है, इतनी लंबी लंबी सीमाएं हैं। वेस्ट बंगाल में तो अभी वहाँ कहना चाहिए फेंसिंग ही नहीं हुई है, और जो नेपाल से जुड़ी जो सीमा वहाँ भी। और कहते हैं, कई वीडियो सामने आए कि लोग ऐसे ही आसानी से आ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौती तो है, इतना विशाल देश। अब स्थितियाँ बदल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे अपनी तैनाती बहुत अच्छी है, वो BSF के लोग हों या आर्मी के लोग हों, हाँ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं, वो इतना तैनात हैं। अब तो ये भी है कि अब तो बाहर भी जा रहे हैं छोड़ के। जो घुसपैठिए हैं आज की स्थिति में तो सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में लौट चुके हैं बांग्लादेश, और लगातार लौट रहे हैं। तो स्थितियां बदल गई है, और इसके पीछे सरकार की जागरूकता, सरकार की सक्षमता और लोगों की जागरूकता, सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं। SIR उसी अभियान का हिस्सा है क्या? हाँ, क्यों नहीं। कोई भी काम करने के लिए बहुत सारी परतें होती है, बहुत डायमेंशंस होते हैं। उसी में SIR है। SIR हो, SR हो, या और भी कोई गतिविधि हो, हमें चिन्हित करना पड़ेगा। हमारे जो मातृभूमि के लोग हैं, यहाँ के संसाधन, हमारे देश की चीज़ें हमारे देश के लोगों के लिए है, न कि घुसपैठियों के लिए।
आप सहमत इस बात से? देखिए, सहमत होने की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है और हम जिस तरह से लिबरल कंट्री होते हैं, दूसरों को सहारा देने वाले बने हैं, कितने सारे कैंप्स बने, रिफ्यूजी कैंप्स बने हैं, कभी भूटान के लिए बना, कभी दूसरे देशों के लिए बना, और हमारे छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है, जबलपुर में भी एक कैंप है, जो सिंध से आए हुए लोग थे उनके लिए कैंप बना। तो भारत सरकार ने कैंप बना करके भी रखा है लोगों को। तो इन्फिल्ट्रेशन के दो पार्ट मेरे को लगते हैं। एक पार्ट वो है जो इंटेंशनल है, जिनको हम बुलाते हैं, आओ भैया बैठो खाना खाओ, और दूसरे वो है जो उनके पीछे पीछे चले आते हैं छुप करके। इस इन्फिल्ट्रेशन से जो थ्रेट आती है, उस थ्रेट का जवाब के लिए हमारी स्टडीज की क्या स्थिति है सर, उस पर कुछ बात करें। इन्फिल्ट्रेशन के लिए तो अब लगातार कार्रवाई चल रही है, वापस जाने लगे हैं, और क्या करें, आसाम से लोग निकल के जा रहे हैं, बंगाल से, और इवन मजेदार बात है, ये तो हमारे तटीय क्षेत्र है सर, जो हमारे बाउंड्री पर, बॉर्डर पर लगे हुए प्रदेश हैं। आज जबलपुर मैं के एक अंदर, कहानी बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स नहीं है, उनको आकर के आज हमारे एक दो परिचित हैं, अपनी जगह बनाते हैं। हमारे एक दो परिचित हैं, दिल्ली में कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनसे बात हो रही थी। उनका कहना था कि अचानक घर में काम करने वाले नौकर या हाउसमेट का रेट ट्रिपल हो गया। अच्छा, अभी अभी की बात है, ये 10 दिन पहले की बात है। क्या बात है, तो मिल नहीं रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो डबल ट्रिपल पैसा मांग रहे हैं। क्या हुआ, ये बाहर के लोग सब धीरे से निकल रहे हैं वहां से। ये बिल्कुल रियल ग्राउंड सिचुएशन अभी का है। तो ये इंडिकेशन है कि सही दिशा में हमारा भारत बढ़ रहा है। ये इम्पैक्ट तो बिहार इलेक्शन का भी हो सकता है सर, कि 1 महीने पहले से उनको वापस बुला लिया जाए, वहां पर लोग कम हो जाए। जैसा उन्होंने बताया कि 1340-50 ट्रेन चलाई गई अक्रॉस इंडिया वोटर्स को लाने के लिए, और 1 महीने से और 1 महीने बाद तक की कहानी है वो। तो ये स्कैरसिटी तो उसकी भी हो सकती है। ये SIR का वो वापस जाने वाले इक्वेशंस नहीं लगते मुझे। नहीं, अभी आप इसको फील्ड में आप देखिए, दिल्ली की क्या स्थिति है। हाँ, वहाँ लगातार क्यों हाउसमेट जो बंगला बोलने वाले थे वो खिसक के कहाँ चले गए। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो उनकी ये भाषा उससे आइडेंटिफिकेशन उनके घटने से अचानक वो लोग तो ये समझ रहे थे कि बंगाल के हैं। हाँ, बंगला बोल रहा है तो आम आदमी क्या समझता है, बंगाल के हैं। लेकिन उनके जाने से दिल्ली में अचानक ये डेवलपमेंट है। आपके जो संपर्क में हैं, फिर उनसे बात करके आपको स्थिति पता चलेगा। तो इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं क्या जो आपकी जानकारी में आए? दिल्ली की जानकारी हमारे यहाँ, ये तो सभी जगह से खिसक रहे हैं, सभी जगह से। हाँ, और ये परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि उनकी मजबूरी हो गई है, और ये परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि जिनके पास आधार नहीं आ रहने का, जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, जो घुसपैठी आए हैं, अब वो यहाँ पे वो टिक नहीं पाएंगे, और उन पे लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो वो तो जाएंगे ही। मुझे तो सर SIR का इम्पैक्ट एक तरह से अपने को लग रहा है कि जब हम लोग अपने विषय पर वापस आते हैं, तो हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक पार्ट जो है वो फाइनेंसेस की तरफ भी जाता है। जो पैसे के लेन देन की टेक्नोलॉजी है वो बदल गई। हम पैसे से आज क्रिप्टो के पैसे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो है ये इंटरनेशनल पैसा बनते जा रहा है। एक तरह से जो मनी डिनोमिनेटर है वो इंटरनेशनल होते जा रहा है। मनी ट्रांजैक्शन के रूट्स हैं, और उसकी कॉस्ट भी है कि कॉइन्स के रूप में है, और वो उसको एक दूसरे को पे किया जा सकता है विद प्रॉपर सिक्योरिटी और सीक्रेसी मेंटेन करते हुए। तो ये टेरर फंडिंग की जो इसमें बात हमेशा लगती है कि जो दुबई है या दूसरे देश हैं जहाँ पर इस्लामिक इस तरह के आउटफिट्स काम करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को जितना गार्निश करते हैं, जितना यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उस पर हमारे कंट्रोल की पॉलिसी पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है भारत के अंदर? नहीं, हमारी इंटेलिजेंस के कई फैसेट्स हैं, कई स्तर हैं। हाँ, वो बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, सभी के लेवल पे डाटा की क्रॉस चेकिंग, इवन जो इंटरनल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कीवर्ड्स को इंटरनेट पे या कई तरीके से कैच करते रहते हैं। तो इंटेलिजेंस अपना काम कर रहा है, इसीलिए धरपकड़ हो रही है, और इसीलिए उनमें हड़कंप भी है, और स्थितियां बदल रही है। मुझे लगता है हाल में भी ऐसे कोई बड़े केसेस आपकी नज़र में आए हो जिसमें बड़ा हाउल पकड़ा गया हो पैसे का, जिसमें रिकवरी की गई हो किसी कंपनी से भारत के अंदर? नहीं, ऐसा कोई भी एग्जांपल मैं साइट नहीं कर सकता। सर, मुझे लगता है कि खाली जो अपना इजराइल जैसा जो
पॉलिसी है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि देश में जिस तरीके से इजराइल रिएक्ट करता है कि यहाँ पे अपनी सीमा पार जाकर दुश्मनों को मारना, चुन चुन कर मारना, टेक्निकली जितना एडवांस है उतना साइबर अटैक्स जिस तरह से साइबर अटैक जो संभालता है वो आतंकवाद का जो एक तरह से रूपांतरण हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो उस मामले में टेक्निकली और भी एडवांस होने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, देशों की स्थिति, एक तो इस तरह से तुलना करना आसान नहीं होता है। परिस्थितियां बहुत अलग होती है ऐतिहासिक रूप से, उनका जो भी बॉर्डर में क्या स्थिति है। लेकिन भारत ने भी तो ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया। हमारा आर्मी थोड़ी गया था, हमें यहाँ बैठे बैठे कितने मिसाइल मारे, ठोक दिए। किराना हिल्स जिसमें कहते हैं कि पता नहीं न्यूक्लियर आर्सेनल था, कई जगह ठोका। तो वो तो यहाँ बैठे हम लोगों ने भी किया, और ये भी प्रूव हुआ कि भले ही चाइना के और अमेरिका के बहुत सारे आर्सेनल, बहुत सारे हथियार उनके पास थे, लेकिन उनका इफ़ेक्टिव उपयोग करना, प्रभावी तरीके से उनका उपयोग करने में भारत ने जो एज दिखाया, और उसके कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साख बढ़ी है, और ये भारत के लिए गर्व का विषय है। ये बात तो सही है। आप इसमें सहमत हैं कि पाकिस्तान में जहां इनके आका बैठे हैं, जहां से ये ऑपरेट होते हैं, भारत में घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो वहाँ की कहने चाहिए कि एक तरह से उसको चारों तरफ से अगर हम बात करें घेरने की, तो क्या भारत उसमें पूरी तरह से कामयाब हो पा रहा है और वैश्विक जो है समर्थन भारत को मिल रहा है? हाँ, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में मजबूत है। हाँ, इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, सभी से हमारे अच्छे संबंध हैं, और कैसे उनका क्या उपयोग करना है, यहाँ तक कि हम अफगानिस्तान और तालिबान का भी हमें यूज़ करना आता है कि कैसे हम यूज़ करेंगे, तो काउंटर किस तरह से, किस परिस्थिति में किसको यूज़ करके कहाँ करना है, भारत इसके लिए सक्रिय है। ऐसा नहीं कि गुटनिरपेक्षता की नीति लेके बैठा कि हमें किसी में नहीं पड़ना है। अब वो भारत बदल चुका है, क्योंकि समय भी बहुत आगे चला गया है। भारत की आर्थिक सामरिक कैपेबिलिटी बढ़ी है, और इस कारण आंख में आंख डाल के बहुत सारे देशों से भारत बात कर पा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जो चर्चा थी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, और आपसे हमने जाना बहुत सारे मुद्दों पर, आपके विचार आपने हमारे साथ शेयर किए। सुरक्षा, खासकर देश की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा, वो काफ़ी चिंता का मुद्दा है, और निश्चित रूप से सरकार भी अपने लेवल पे बेहतर कर ही रही होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पीयूष भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला और चर्चा में शामिल हुए। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर इस वीडियो को देखा। और मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब कर अपने लोगों के बीच में शेयर जरूर करें, और हो सके तो लाइक और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।